मॉर्निंग सारे बच्चों को। हम लोगों ने अभी तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में इसकी थ्योरी क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दिया है। पार्टनर रिटायरमेंट क्या होता है, पार्टनर की डेथ में क्या होता है, वो रिटायरमेंट क्यों लेता है, अवकाश ग्रहण क्यों करता है, उसके रिटायरमेंट करते समय कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, ये भी मैंने आपको समझाया है। और जब वो रिटायर होता है तो वो कितना पैसा फर्म से ले जाएगा, उसका कैलकुलेशन, उसकी गणना कैसे होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आपके 12th क्लास में पार्टनरशिप के 5 लेसन है। आई रिपीट, 5 लेसन। पहला लेसन तो आपको पता ही है, पार्टनरशिप का नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था वाला है, उसका पार्टनरशिप से कनेक्शन नहीं है। सेकेंड लेसन से आपकी पार्टनरशिप चालू होती है, जहां सामान्य साझेदारी, नॉर्मल पार्टनरशिप, मैंने अपने चैनल पर सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स एटलीस्ट करवाए हैं। सेकेंड पार्टनरशिप में गुडविल वाले पार्टनरशिप थी, जहां 6 या 7 वीडियोस के थ्रू मैंने आपको वहां भी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। थर्ड पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर था, आप जानते हो, सबको पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत लंबा चला है, एटलीस्ट 21 वीडियोस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि चैप्टर था ही ऐसा। ये चैप्टर एक ऑप्शनल चैप्टर हो जाता है, मतलब इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे तो जाते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। नॉर्मली एडमिशन ऑफ पार्टनर ही पूछा जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के मिनिमम कम से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये वीडियो मैं आप लोगों के इस चैनल में क्लास 12 के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। क्लास 12 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। और अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते भी है तो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, एडमिशन ऑफ पार्टनर इसका ऑप्शन होता है। इसके अलावा एक पार्टनरशिप और है, वो भी मैं आपको पूरी करवाऊंगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन में उसका करवाऊंगा, वो लास्ट पार्टनरशिप है आपकी। लेकिन इस पार्टनरशिप में हम क्वेश्चंस ना करके केवल उसका फॉर्मेट समझ जाएंगे एग्जाम, और फॉर्मेट ऐसे समझिए आप लोग कि एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इजीली कर सकते हो। ये 90% 95% एडमिशन ऑफ पार्टनर पे ही डिपेंड है, ठीक है। बताता हूं कैसे। पहला अकाउंट यहां भी वही बनेगा जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में बना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा जो पिछले चैप्टर में। तीसरा अकाउंट बैलेंस शीट बनती है, मालूम है सब लोगों को, वही 3 अकाउंट बनेंगे जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में बने थे, ठीक है। आप लोग 12th क्लास में इस चैप्टर की तैयारी कैसे करोगे, आप इस चैप्टर की सारी थ्योरीज पढ़ोगे, जो भी मैं आपको जनरेट करूंगा वो, प्लस ये फॉर्मेट समझेंगे और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। या आप अगर मुझे कमेंट करेंगे इस चैनल पर कि सर इसके 2-3 क्वेश्चन समझाओ, तो मैं वो भी समझाने को तैयार हूं। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के लिए आपको समझा दूं, वैसे तो आप लोग खुद भी ये कर सकते हो। इट्स योर वर्क। आज इस फॉर्मेट को समझाने के बाद आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस चुनकर दूंगा आपकी बुक से, ज्यादा नहीं, आप ज्यादा वर्क नहीं करोगे, आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर आप पूरा करेंगे, इसके पहले की तीनों पार्टनरशिप आप पूरी करेंगे, और इसके बाद जो पार्टनरशिप आने वाली है उसे भी आप पूरा करोगे। ये पार्टनरशिप थोड़ी सी अलग है, अलग इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ इसके 2 पार्ट्स हैं, और रिटायरमेंट की प्रोसेस सभी संस्थाओं में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती है, इसलिए इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का इस फॉर्मेट में कोशिश कर रहा हूं। पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर संपत्ति और दायित्व, असेट्स और लायबिलिटीज का मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन करते हैं और उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैंने समझाया था। भाई एक बिल्डिंग खरीद के रखी है 2 पार्टनर ने, और नया पार्टनर आया, उस दिन उस बिल्डिंग की कीमत पहले के मुकाबले बढ़ गई थी, तो नया पार्टनर आने के पहले वो उसका रिवैल्यूएशन करवा लेते हैं और बढ़ी हुई कीमत को आपस में प्रॉफिट के रूप में बांट लेते हैं कि भैया इस बढ़ी हुई कीमत पे हमारा अधिकार है, ठीक है, तू आज आया है, तेरे को बढ़ी हुई कीमत पे हक नहीं मिलेगा। हाँ, इसके बाद अगर कीमत बढ़ती तुझे पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बताया था मैंने, ठीक है। ए और बी ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीदी है 1 लाख रुपए की, और आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, और आज नया पार्टनर आ रहा है, तो क्या बढ़ी हुई 9 लाख की कीमत में नए पार्टनर का हक है? नहीं, इसलिए वो रिवैल्यूएशन करवा लेते हैं।
बताया मैंने। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, समझ गए क्यों? नए पार्टनर को बताने के लिए कि जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी हुई है या कम हुई है उसमें तेरा कोई हक नहीं है, उसमें हमारा हक है या हमारा लॉस है। आज के बाद जो होगा उस पर तेरा हक है, लॉस हो मैं तेरे को फायदा, तेरे को पार्ट देना पड़ेगा, ठीक है? फिर यहाँ रिवैल्यूएशन क्यों बनता है? यहाँ रिवैल्यूएशन क्यों बनता है बताता हूँ। आप जानते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है संपत्ति और दायित्व के आधार पर बनता है, बेस्ड ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ रिवैल्यूएशन क्यों बनेगा बताता हूँ ना। मैं एक पार्टनर हूँ, मेरे दो पार्टनर और है ना। मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, मुझे जाना है कहीं और जाना है, कोई और बिजनेस करना है। हम तीनों ने मिलकर आज से 10 साल पहले एक भूमि, एक जमीन, एक लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपीस का। उसमें मैंने भी 4 लाख रुपए जमा किए थे, ठीक है? और तीनों ने मिलकर 4-4 लाख के हिसाब से 12 लाख का एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, ठीक है? आज उस चीज को 5 साल हो गए और वो जमीन का टुकड़ा आज भी हमारे पास है, लेकिन उसकी कीमत हो गई है 50 लाख, 50 लाख। आप सोचिए उसकी कीमत 38 लाख, 38 लाख रुपीस बढ़ गई। आज की तारीख में अगर उसे बेचा जाए तो हमें 38 लाख का फायदा होगा, 38 लाख का फायदा होगा। तो उस फायदे में मुझे पैसा नहीं मिलना चाहिए? मेरे जाने के बाद ये बेचकर आपस में बांट लेंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा भैया मैंने 4 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, और उस पर आज 38 लाख रुपीस का फायदा हुआ है, मुझे उस फायदे में हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए रिवैल्यूएशन करवाया जाता है। उल्टा भी तो हो सकता है। मैं जब बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था, शामिल हुआ था, उस समय हमारे ऊपर कर्जा था 5 लाख रुपए और आज मैं जा रहा हूँ तो कर्जा हो गया 20 लाख रुपए। तो बड़े हुए कर्जे में भी मुझे पैसा देना पड़ेगा ना। वो बोलेंगे भैया आप जा रहे हो, कर्जा बढ़ गया, आप ये कर्जा हम कैसे उतारे, आपको भी कुछ उतारना पड़ेगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेसिक नॉलेज समझाया मैंने। मतलब जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो संपत्ति और दायित्व का, असेट्स और लायबिलिटीज का मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट पिछले चैप्टर की तरह ही बनाया जाएगा, ठीक है? कुछ संपत्तियों का, कुछ असेट्स का और कुछ दायित्वों का, कुछ लायबिलिटीज का पुराना मूल्य और नया मूल्य, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस दिया रहेगा। पुराना बैलेंस शीट में मिलेगा आपको, बैलेंस शीट दी है मतलब सारी पुरानी चीजें हैं, और नया समायोजन में, एडजस्टमेंट में मिलेगा। उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तुलना की जाएगी। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पिछला चैप्टर किया है आपने। पुरानी संपत्ति, पुरानी असेट्स की कीमत जो बैलेंस शीट में मौजूद है और नई संपत्ति, नई असेट्स जो पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, रिवैल्यूएशन के बेस पर समायोजन में, एडजस्टमेंट में दी है, उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तुलना की जाएगी। असेट्स, संपत्ति कम होती है तो लॉस होता है, नुकसान डेबिट में आएगा, और असेट संपत्ति बढ़ती है तो फायदा होगा, प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। उसी प्रकार दायित्व, लायबिलिटीज अगर बढ़ते हैं तो नुकसान होगा, लॉस होगा, डेबिट में आएगा, और दायित्व, लायबिलिटीज अगर कम होती है तो फायदा होगा, प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। एज इट इज पिछले चैप्टर की तरह ही होगा। किसी पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो नुकसान होगा, लॉस डेबिट में आएगा। किसी को अचानक से बढ़ा देना है तो फायदा होगा, प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। कोई अलिखित संपत्ति, अनरिकॉर्डेड असेट्स अचानक से आ जाए तो फायदा होगा, क्रेडिट में आएगा। मतलब वही सारे टर्म्स एंड कंडीशन है रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो पिछले चैप्टर में थी, लेकिन एक चेंजेस है। आप बोलेंगे सर क्या चेंजेस है? रिवैल्यूएशन अकाउंट पिछले चैप्टर की ही तरह बनेगा। ये फैक्ट है, ये रियल पॉइंट है, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। जैसे बैलेंस शीट में मशीन दी है 1 लाख रुपए और समायोजन में, एडजस्टमेंट में नई कीमत दी है 1.5 लाख, 1,50,000, 50,000 से मशीन बढ़ गई है, असेट से संपत्ति है बढ़ गई है, फायदा हो रहा है, क्रेडिट में आएगा। बैलेंस शीट में फर्नीचर 3,000 का दिया है, 3,000 का, और समायोजन में, एडजस्टमेंट में 2,000 का दिया है, 2,000 का, 1,000 रुपए से कम हो गया, नुकसान है, लॉस है, डेबिट में आएगा। डेब्टर पे रिजर्व बनाना है, डेटर पे रिजर्व बनाना है, डेटर्स को कम करना है, नुकसान है, डेबिट में आएगा। किसी चीज पे डेप्रिसिएशन लगाना है, उससे वो कम हो जाएगा, डेबिट में आएगा। मतलब सारे रूल्स वही है रिवैल्यूएशन के जो पिछले चैप्टर में थे। चेंजेस क्या है आप तो जानते हो, क्रेडिट में प्रॉफिट आता है और क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे,
प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है मतलब लॉस ज्यादा है तो लॉस आएगा। ठीक है, फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। फिर आप बोलेंगे सर ये भी पिछली बार की तरह है, इसमें नया क्या है? वो तो वहां भी होता था, लेकिन नया ये है कि वहां प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर को बांटा जाता था, उनके पुराने रेशो में। नए पार्टनर का उस पर कोई हक, कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन नया पार्टनर तो आज आ रहा है, उसे थोड़ी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा और लॉस भरना पड़ेगा। यहाँ सभी पार्टनर पुराने हैं, सभी पुराने हैं, उल्टा पुरानों में से एक जा रहा है, इसलिए यहाँ जो भी प्रॉफिट होगा उसे सब में बांटा जाएगा और जो भी लॉस होगा सब में बांटा जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट तीनों को बांटा जाएगा। सपोज 3 पार्टनर ए बी सी, लॉस भी तीनों को बांटा जाएगा ए बी सी, और उसके बाद इसे बांटकर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और आप तो जानते हो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, लॉस का पैसा कैपिटल अकाउंट को कम कर देता है, तो बाय लॉस हो जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चेंजेस है। क्या चेंजेस है? पिछले चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा बनता था वैसे ही बनेगा, बट पिछले चैप्टर में प्रॉफिट हो या लॉस पुराने पार्टनर्स को बंटता था, नए पार्टनर को नहीं। यहाँ प्रॉफिट हो या लॉस सभी को बटेगा, बिकॉज सब पुराने हैं, सारे पार्टनर्स पुराने। ओके, और बाद में टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बन जाएगा और बाय लॉस टू लॉस बन जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एज इट इज बनेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस एक ही है, प्रॉफिट हो या लॉस सबको बांटा जाएगा। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। और पुराने पार्टनर 3 है, तीनों की कैपिटल बैलेंस शीट में मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर आ तो नहीं रहा। ठीक है, अब जो पार्टनर जा रहा है सबसे पहले वो क्या बोलेगा? मुझे मेरे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चाहिए। ठीक है, मुझे सामान्य संचय में हिस्सा चाहिए, जनरल रिजर्व में हिस्सा चाहिए। मैं जा रहा हूं, हम सबने मिलकर एक रिजर्व बनाया था, तो बैलेंस शीट में देखो दिख रहा है आप। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं तो मुझे इसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो जब पार्टनर जाता है, सामान्य संचय जनरल रिजर्व भी सब में बांटा जाता है। और जब ये सब में बांट दिया है तो फिर बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो चुका है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, सामान्य संचय जनरल रिजर्व केवल जाने वाले पार्टनर के हिस्से का उसे दिया जाता है। सपोज सी जा रहा है तो सी को दिया जाता है, और बचा हुआ रिजर्व बैलेंस शीट में जहां था वही दिखाया जाएगा। रिजर्व बैलेंस शीट के दायित्व में लायबिलिटीज में आता है, उसको वहां से उठाकर सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में बांट दिया जाता है। भाई जाने वाला रिजर्व क्यों छोड़ेगा, वो तो ले जाएगा ना, वो तो ले जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में रिजर्व को, संचय को सब में बांट दिया जाता है और फिर वो बैलेंस शीट में नहीं आता। और कुछ कुछ क्वेश्चन में रिजर्व संचय केवल उसी को दिया जाता है जो जा रहा है। जैसे मान लो 10,000 रुपए रिजर्व है, जाने वाले को 3,000 दे दिया, बचा 7,000, ये दोनों नहीं बांटेंगे, बैलेंस शीट में जहां था वही दिखाएंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन में रिजर्व उठा के पूरा बांट देंगे, फिर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ऐसा होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हम क्या करें? आप सामान्य संचय जनरल रिजर्व सब में बांट दें और बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद अविभाजित लाभ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, जब पार्टनर जा रहा है तो क्यों रहने देगा? बोलेगा मेरे हिस्से का मुझे दे दो, सारे पार्टनर उसे आपस में बांट लेते हैं बाय अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अविभाजित लाभ। और जब वो सब में बांट दिया गया है तो फिर बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है। भाई बैलेंस शीट से उठाकर आपने सब में बांट दिया तो बैलेंस शीट में क्यों आएगा? और कभी कभी ये होता है कि केवल जाने वाले पार्टनर को दिया जाता है उसके हिस्से का, बाकी बचा हुआ बैलेंस शीट में हिस्सा कैसे दिखाया जाता है, ये रहेगा। ठीक है, गुडविल की बात करें तो जाने वाला पार्टनर जब बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ध्यान रखना, मूल्यांकन वैल्यूएशन।
तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसा ही बनता है जैसा पिछले चैप्टर में बनता है। पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन करवाएगा, और उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपना हिस्सा लेकर जाएगा, और लॉस हो रहा है तो उसको उतना पार्ट बिजनेस को देना पड़ेगा जो उसे कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, उसे कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है। और बाद में जब हम कैपिटल अकाउंट पे आए तो कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पुराने पार्टनर के बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो किए जाएंगे, तो आप जानते हो कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस के रूप में शो होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कहां मिलेगा आपको? बैलेंस शीट में। फिर अगर बैलेंस शीट में इन पार्टनर ने, इन साझेदारों ने कोई संचय बनाकर रखा हुआ है, कोई रिजर्व बना के रखा है, बहुत सारे रिजर्व होते हैं इन फ्यूचर भविष्य में किसी भी हानि के भरपाई के लिए, किसी भी लॉस के कंपनसेशन के लिए जो रिजर्व बनाए जाते हैं, वो पार्टनर जो जा रहा है उसमें अपना हिस्सा मांगता है कि भैया मैं जा रहा हूं, मुझे अपना हिस्सा दे दो। तो इसमें 2-3 प्रकार की प्रोसीजर चलती है, एटलीस्ट 2 प्रोसीजर चलती है कि जाने वाले पार्टनर के हिस्से का रिजर्व उसे दे दिया जाए, और बचा हुआ रिजर्व पार्टनर बैलेंस शीट में जहां था वही रहने दे, या जाने वाले पार्टनर के साथ साथ ये आपस में उसको बांट ले। सभी में बांट दिया जाएगा तो बैलेंस शीट में वो खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, और अगर केवल जाने वाले को दिया जाएगा तो बैलेंस शीट में जो बच गया वो एज इट इज रखा जाएगा। अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो बिना बटा हुआ लाभ है, उसकी भी वही प्रोसीजर है। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई बिना बटा हुआ लाभ, बिना बटा हुआ प्रॉफिट, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, तो जाने वाला पार्टनर डेफिनेटली वो मांगेगा कि भैया मेरा इस पर हक है, मुझे ये मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि वो तीनों आपस में बांट ले, फिर बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, और अगर जाने वाले पार्टनर को दिया जाए तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट बैलेंस शीट में जहां था वहां शो होगा। अब गुडविल की बात करते हैं। देखिए, जब नया पार्टनर आता है तो उससे उसके हिस्से की ख्याति गुडविल मांगी जाती है। अब यहां हम पिछले चैप्टर की बात नहीं कर रहे, इस चैप्टर में एक पार्टनर जा रहा है। अब जितने दिनों बिजनेस में था, अगर उस बिजनेस को ख्याति गुडविल मिली है तो जाते समय ये ख्याति का मूल्यांकन गुडविल का वैल्यूएशन करवाएगा, और ख्याति का मूल्यांकन गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद जो गुडविल निकल के आएगी पूरे फर्म की, ध्यान रखना यहाँ पूरे फर्म की गुडविल चाहिए, उस फर्म की गुडविल को निकालने के बाद हो सकता है आपको निकालनी पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपको फर्म की ख्याति, फर्म की गुडविल दे दी जाए, कि वैसे भी क्लास 12 का जो स्टैंडर्ड है यहाँ फर्म की गुडविल निकाल के दी रहती है, और अगर निकालने को आ जाए तो आपको गुडविल निकालने की 4 मेथड्स मैंने समझाएंगे। मान लो फर्म की गुडविल 20,000 है, 20,000, और जाने वाले का हिस्सा, जाने वाले का पार्ट 1/4 है, तो फिर जाने वाला अपने हिस्से की गुडविल 1/4 20,000 का, 20,000 का 1/4 1/4 5,000 रुपए लेके जाएगा, और बची हुई गुडविल 15,000 बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में असेट्स के फॉर्म में दिखा दी जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाने वाले पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसे दे दी जाती है, और बची हुई गुडविल को पुराने पार्टनर अपने अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट में शो करते, इसे कहते हैं अपलिखित करना, रिटर्न ऑफ करना, फिर गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो यहाँ 2 प्रोसीजर चलती है। तो मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर समझाता हूँ। ख्याति को, गुडविल को सभी पार्टनर में बांट दें। कौन सी गुडविल? जो फर्म की है, या तो निकालनी पड़ेगी या निकाल के दी रहेगी। और ख्याति गुडविल हमने कैलकुलेट की है, निकाली है, तो ये हमारी संपत्ति है, असेट, इसे बैलेंस शीट के असेट्स में शो करें। आप बोलेंगे तो पिछले चैप्टर में तो आप गुडविल के अमाउंट को कैश में प्लस करते थे, वो इसलिए प्लस करते थे क्योंकि नया पार्टनर कैश के रूप में गुडविल लाता था, उससे फर्म का कैश बढ़ता था। यहाँ गुडविल लाई नहीं गई है, गुडविल का कैलकुलेशन किया गया है, मतलब गुडविल निकाली गई है, तो उसे सब में बांटने के बाद बैलेंस शीट के असेट्स में शो करते हैं। या एक और चीज होती है, गुडविल का मूल्यांकन करने के बाद, ख्याति का वैल्यूएशन करने के बाद, ख्याति का मूल्यांकन गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद जाने वाले पार्टनर को उससे एक हिस्से की गुडविल दे दें। फिर जो बच गई गुडविल उसको सारे पार्टनर बैलेंस शीट में शो करने की बजाय अपलिखित करते रिटर्न ऑफ, क्योंकि गुडविल एक ऐसी संपत्ति, ऐसी असेट जो ज्यादा दिखाई नहीं जाती, पुस्तकों में, बुक्स में इसे शो नहीं किया जाता, क्योंकि प्राइवेट फर्म है। प्राइवेट फर्म में गुडविल को दिखाना
अधिकतर संभव नहीं होता, क्योंकि गुडविल जो होती है ये एक अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट है। तो जाने या तो तीनों पार्टनर में बांटकर बैलेंस शीट के एसेट में शो कर दें, या जाने वाले पार्टनर को बांटकर बचे हुए गुडविल को पुराने बचे हुए पार्टनर अपने अपने रेशो में बांटकर अपलिखित करते रिटर्न ऑफ कर देते हैं डेबिट साइड। ये भी एक फंडा होता है, ठीक है। अगर आपने तीनों पार्टनर में गुडविल बांटी है, उसके बाद उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी प्रोसीजर में केवल जाने वाले की गुडविल उसे दे देंगे, और बची हुई गुडविल को ये दोनों पार्टनर अपलिखित कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, मतलब अपने कैपिटल अकाउंट में बांटकर अपने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे डेबिट से, और फिर वो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उसका अकाउंट बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कई प्रकार के लॉसेस जो पिछले सालों में बिजनेस को हुए हैं, उसमें जाने वाले पार्टनर को अपना हिस्सा देना पड़ता है। जैसे अनडिवाइडेड प्रॉफिट पार्टनर लेके जा रहा है, तो अनडिवाइडेड लॉस भी तो होता है, बिना बटा हुआ लॉस, तो पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करके जाना पड़ेगा, यानी फर्म को देना पड़ेगा, तो वो डेबिट में आएगा टू अनडिवाइडेड लॉस, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बन जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और लॉस बन जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब बैलेंस कैसे निकलेगा? आप जानते हो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके निकलता है। क्रेडिट का टोटल लगाया जाता है, उसमें से डेबिट माइनस किया जाता है। यहाँ भी वही होगा, ठीक है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा कि कैपिटल अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट से, बढ़ता है क्रेडिट से। पार्टनर के अकाउंट में जो कुछ भी चीजें आएगी उसी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगी। कैपिटल दायित्व होता है, लायबिलिटीज बढ़ती है क्रेडिट से, और पार्टनर जो फर्म से निकाल कर ले जाता है उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी डेबिट से, और बढ़े हुए पैसे में से कम हुआ पैसा माइनस करके उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन। लेकिन ये बैलेंस केवल इन दो पार्टनर का आएगा जो फर्म में अभी है। बैलेंस उसी का आता है जो फर्म में है, क्योंकि ये फर्म को उसी नाम से आगे चला रहे हैं। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंस आता है, आप भी जानते हो, लेकिन ये बैलेंस केवल इन दो पार्टनर का है, क्योंकि ये फर्म में अभी मौजूद है। जाने वाले पार्टनर का क्या? जाने वाले पार्टनर का बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि जाने वाला पार्टनर चला जाएगा, उसका बैलेंस क्या करेगा? वो उतना पैसा फर्म से डिमांड करेगा, भैया मेरा इतना पैसा है, मुझे ये चाहिए, और अगर उसे वो पैसा नगद दिया जाए तो उसका बैलेंस कहलाएगा टू कैश। और अगर उसे ये सब, देखिए बोलने का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं, सपोज तीन पार्टनर है, तीनों का क्रेडिट का टोटल 25 हजार है, और तीनों का डेबिट का टोटल 5 हजार है, मतलब तीनों का बैलेंस आएगा 20 हजार, 20,000। तो ये 20,000 ए का बैलेंस है, ये 20,000 भी ए का बैलेंस है, क्योंकि वो फर्म में है। लेकिन इसका जो 20,000 है वो बैलेंस नहीं है, वो उसे चाहिए, क्योंकि वो जा रहा है, बोलेगा भैया मेरे 20,000 मुझे चाहिए। अगर इन दोनों ने उसे वो 20,000 नगद दे दिए तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, तो बैलेंस शीट पे उसका क्या असर पड़ेगा? भाई वो कैश लेके जा रहा है, तो बैलेंस शीट में जो कैश थी उसमें से उस कैश को माइनस कर देंगे। ओके, हो सकता है उसे चेक के थ्रू पैसा दिया जाए, तो यहाँ टू बैंक आएगा, मतलब जाने वाले पार्टनर को उसका पैसा नगद भी दिया जा सकता है। नगद अगर देंगे तो यहाँ उसका बैलेंस कैश के रूप में शो होगा, चेक से दिया तो टू बैंक के रूप में शो होगा। और हो सकता है कि जाने वाले पार्टनर को उसका पैसा नगद नहीं दिया जाए, ये दोनों बोलेंगे भैया तेरे 20,000 हम पे कर्जा है, हम इस कर्जे की भरपाई 4 महीने में किस्त सहित कर देंगे। अगले महीने आप 5,000 ले जा, फिर अगले महीने आप 5,000 ले जा, फिर अगले महीने आप 5,000 ले जा, फिर अगले महीने आप 5,000 ले जा। तो फिर ये जो बैलेंस है इसे नगद नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये किस रूप में शो होगा? लोन के रूप में शो होगा। मतलब जाने वाले का पैसा उसे अगर नगद दिया तो टू कैश, फिर वो कैश में से माइनस हो जाएगा। चेक से दिया तो टू बैंक, फिर वो बैंक बैलेंस में से माइनस होगा। और अगर उसका पैसा उससे तुरंत नहीं दिया, लोन के रूप में रखा, तो यहाँ टू लोन आएगा, फिर वो लोन इन दोनों के लिए दायित्व बन जाएगा लायबिलिटीज, और फिर वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो होगा लोन।
मतलब इन दोनों का जो बैलेंस था वो कैपिटल बनेंगी ए और बी, और इसका जो बैलेंस था अगर नगद दिया तो फिर कैश में से माइनस होगा क्योंकि वो पैसा ले जा रहा है, और अगर नहीं दिया लोन के रूप में रखा तो फिर लोन के रूप में शो होगा क्योंकि वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगी दायित्व। इस टाइप से, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो हमेशा पड़ता है। ये जो बैलेंस है ये इन दोनों का बैलेंस यहाँ बैलेंस के फॉर्म में जाएगा कैपिटल के रूप में, और अगर जाने वाले को पैसा दिया है तो वो पैसा कैश में से कम हो जाएगा, और नहीं दिया है लोन है जाने वाले का पैसा, इन दोनों पर कर्जा होता है, ये दोनों उसकी पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में, तो फिर ये बैलेंस लोन के रूप में शो होगा क्योंकि ये ए और बी की बैलेंस शीट बन रही है, नई बैलेंस शीट जाने वाले को छोड़कर, तो ये उनका पैसा उसका कर्जा बन जाएगा, लायबिलिटीज बन जाएगी, ठीक है। ओके, और संपत्ति और दायित्व असेट्स और लायबिलिटीज का जो चेंजेस आया आपको दिखाना पड़ेगा, जो कम हुआ उसे कम करके दिखाना पड़ेगा, जो बढ़ गया उसे बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी कंडीशन से, कुछ नहीं करना है आपको, रिवैल्यूएशन जैसा बनता था वैसा ही बनेगा। अब आपको बेसिक नॉलेज बताता हूँ 12th क्लास में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा बनता था वैसे ही बनेगा पिछले चैप्टर में, बस उसका प्रॉफिट और लॉस सब में बांटे। प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा, लॉस आएगा बाय लॉस टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा। जनरल रिजर्व को उठाओ सब में बांट दे, अनडिवाइडेड प्रॉफिट अविभाजित लाभ अगर बैलेंस शीट में है सब में बांट दे, ख्याति का मूल्यांकन गुडविल का वैल्यूएशन करके सब में बांट दे, और बैलेंस शीट में असेट्स के रूप में शो कर दे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी संपत्ति बन जाएगी। ये भी कर सकते हो। और अप्लिकेट करने को कहे रिटर्न ऑफ, तो गुडविल को जाने वाले पार्टनर को दे दो और बची हुई गुडविल को और वाले पार्टनर अप्लिकेट कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है, तो गुडविल के रूप में शो करेगा, ठीक है। और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंस आएगा, बैलेंस केवल बचे हुए पार्टनर का आएगा और बैलेंस शीट में कैपिटल के रूप में शो हो जाएगा, और जाने वाले पार्टनर का पैसा अगर उसे नगद पेमेंट किया है इन दोनों ने तो यहाँ टू कैश आएगा, और लोन के रूप में पेमेंट किया है कि भाई तेरा ये हम पर कर्जा है, तो फिर ये लोन लिखकर टू लोन लिखकर ये बैलेंस शीट में लोन के रूप में शो हो जाएगा, लायबिलिटीज में दायित्व में। इस टाइप से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके।